हाउ आर यू स्टूडेंट। आई एम आशीष मोदी, फिर से मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कई सारे बच्चों को वीसीआर यानी जो एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिग्री में है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 7 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो उसमें दिक्कत है, डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो उसमें वीसीआर के एग्जाम्पल नहीं है, वो 3rd सेम या 5 सेम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट डिग्री के लिए 1st सेम और डिप्लोमा 5 सेम, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो आज मैं वीसीआर यानी वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल, वीसीआर जो वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल है, ठीक है, उसके चैप्टर में जो भी एग्जांपल है एंथैल्पी वाले वो मैं आज करवा रहा हूं। क्योंकि H1 उसमें क्या है, हमें सीओपी फाइंड करना होता है। तो सीओपी का मैं समझाता हूं पहले वीसीआर, ठीक है। तो वीसीआर में पहले कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो यहां होगा आपका कंप्रेसर, ठीक है, यहां होगा आपका कंडेंसर और दूसरा यूनिट होगा आपका इवेपोरेटर, ठीक है। क्या क्या होगा वीसीआर में, आपके पास 3 कंपोनेंट होंगे, कंप्रेसर, कंडेंसर और इवेपोरेटर। हमें इसमें से H1 कौन सा है, H2 कौन सा है, H3 कौन सा है, H4 कौन सा है, वो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्यों आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमें सीओपी फाइंड करना है। सीओपी यानी क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन आपका क्या होगा, वर्क डन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और आपका होगा वर्क डन। तो वर्क डन यानी किसका, मुझे किसमें वर्क देना पड़ेगा, कंप्रेसर में, तो यहां मैं लिखूंगा कंप्रेसर वर्क। क्या लिखूंगा, कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर वर्क यानी क्या होगा, डब्ल्यू यानी उसमें क्या होगा, H2 माइनस H1 हमेशा यही होगा, ठीक है। आप पूछोगे कि सर मुझे कौन सा H2 लेना है और कौन सा H1 लेना है, ठीक है ना। आप क्या सोचोगे कि सर मुझे H2 कौन सा लेना है, H1 कौन सा लेना है। H2 यानी एग्जिट ऑफ कंप्रेसर, एग्जिट ऑफ कंप्रेसर, और H1 क्या होगा, एंट्री ऑफ एग्जाम्पल कंप्रेसर, एंट्री ऑफ कंप्रेसर। क्यों भाई ऐसा, और ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने कई सारे नोट्स बनाई है, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा ताकि एग्जाम में ज्यादा टाइम ना हो। कंप्रेसर से बाहर निकले के बाद उसका टेम्परेचर हमेशा हाई होगा, हाई एंथैल्पी होगी, हाई एंथैल्पी याद रखना भाई, एंथैल्पी टेम्परेचर वो हाई होगी और ये क्या होगा, लो होगी। वो कैसे होगा, तो ये आपका देखो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम में ऐसा कुछ आता है, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया हो तो ऐसा एक सिवलिंग जैसा बना होगा, प्रेशर है, यहाँ 1 आएगा, 1 से 2, यहाँ 1 2 ऐसा होगा। तो 2 हमेशा इस पे क्या आएगा, आपका गैस वाला आएगा, यहाँ लिक्विड आएगा, यहाँ लिक्विड प्लस गैस दोनों मिक्सअप आएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ गैस यानी 1 जब आप कंप्रेसर में एंटर करते हो तो उसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी। देखो नीचे एक्स एक्सिस पे एंथैल्पी है, इसीलिए यहाँ हाई एंथैल्पी है। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ भी समझा दिया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया यानी एग्जाम्पल में जो भी बड़ा दिखा वो उसका क्या होगा, H2, वो क्या होगा, H2, हाँ लिखा ही है मैंने H2। एग्जाम्पल में बड़ा आए वो आपका H2 क्योंकि वो बड़ा होगा। उसके बाद कैसा होगा, ऑपरेशन में ऐसा होगा, और यहां हीट रिजेक्शन होगा QR। अगर आपने वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ा है तो आपको यहां समझ में आ जाना चाहिए कि कंडेंसर यहां आएगा। कंडेंसर में हमेशा हीट रिजेक्शन होगी, कंडेंसर में क्या होगा, हमेशा हीट रिजेक्शन होगी, इसीलिए यहां मैंने Q रिजेक्शन लिखा। फिर उसके बाद ये नीचे आएगा, ये 3 नंबर और यहाँ 4 नंबर। 3 to 4 क्या है, 3 to 4 थ्रोटलिंग प्रोसेस है। क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस। और थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमेशा क्या होगा, एंथैल्पी आर कांस्टेंट यानी H3 इज इक्वल टू H4, इसीलिए यहाँ और यहाँ हो जाएगा, मतलब H3 और H4 सेम एंथैल्पी होगा आपका, बिकॉज इट इज द थ्रोटलिंग प्रोसेस। और थ्रोटलिंग प्रोसेस में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि उसमें ए एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ H3 H4 तो आपके पास सारे अवेलेबल है, तो वर्क अवेलेबल है, ठीक है। अब
यहाँ 1 के पास हम पहुंच गए, ठीक है। अब जो भी मुझे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिला, ठीक है, सॉरी मिला तो उसमें इन दोनों मैंने कितना दिया था कंप्रेसर वर्क और सब कुछ खत्म करके यहाँ कितना आया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा आपका H1 माइनस H4 और नीचे H2 माइनस H1। ऐसा कुछ आपका COP फाइंड करने का क्या होगा, फॉर्मूला होगा, ठीक है। समझ में आया? कैसा फॉर्मूला होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में? H1 माइनस H4, H1 हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू H4, क्योंकि एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। आपकी मम्मी ने आपको सुबह में 500 रुपए दिए कि बेटा ये पूरे दिन का खर्च के लिए दिवाली का, ठीक है। पूरा दिन चला गया, ठीक है। सुबह से आप निकले हो, ठीक है, पूरा प्रोसेस कर से पूरा खर्चा पानी करके फ्रेंडों के साथ जलसा करके, ठीक है। आप सुबह में गए थे घर से, तो सांझ को आप घर को लौट जाओगे, मतलब एक साइकिल हुई, सुबह में गया था और शाम को लौट आया, तो एक साइकिल हुआ। इस साइकिल में क्या क्या ऑपरेशन हुआ, तो 500 रुपए में से आपके पास कितना बचा, दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। समझ में आया? व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी आपके पास बचा क्या है, वो 500 में से आपके पास 50 रुपया बचा, तो वो हुआ आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। H2 माइनस H1 आपको कितना वर्क देना पड़ा, और हमेशा H2 उसमें ज्यादा आएगा, ग्राफ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज द वेरी इजी। जब आपको ओनली क्या दिया गया हो, एंथैल्पी एंड टेम्परेचर, तब ऐसा करना है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लो आप लोग ये सारा टोटलिंग प्रोसेस। H2 कौन सा है, H1 कौन सा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो हम आगे चलते हैं एंट्रोपी वाले एग्जांपल पे। चलो अब एक एग्जांपल में करवाता हूं जो GTU में पूछा गया है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है, हाँ, R12 आपका रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। उसमें टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर है, कंडेंसिंग टेम्परेचर दिया गया है, कंडेंसिंग टेम्परेचर, तो उसमें है 38 डिग्री सेल्सियस। एंड इवेपोरेशन टेम्परेचर आपको दिया गया है -7 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। हमें क्या कर, एग्जिट टेम्परेचर, देखो एग्जिट का शब्द आए इक्वेशन में तो वो H2 ही होगा, एग्जिट टेम्परेचर एंथैल्पी, तो वो दिया गया है आपको एंथैल्पी 407 किलो जूल पर केजी। COP फाइंड करना है, आएगा बोलो आपको एक टेबल दिया गया है HF और FG का, HF FG, चाहे टेबल ना हो तो आपको एग्जाम में स्टिल टेबल प्रोवाइड करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो HF यहाँ -7 वाला, और कौन सा टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। चलो -7 पे आपका दिया गया है 193, 349, यहाँ दिया गया है 238 और 368, ऐसा कुछ दिया गया है। मेरा पर्पस क्या है, COP फाइंड करने का। तो COP का फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, H1 माइनस H4। तो मुझे दिए गए इंफॉर्मेशन में से मुझे पहले H1 H2 फाइंड करना होगा। अब मैंने ट्रिक में बताया कि भैया आपके पास कुछ भी समझ में नहीं आए तो इसमें से बड़ा कौन लग रहा है, एग्जिट वाला, देखो, और एग्जिट वाला बड़ा ही होगा, तो वो हुआ का H2 सीधा मिल गया। अब H1 की बारी आई, समझ में आया H2 कैसे मिला, बड़ा है वो आपका H2। और दूसरी टिक है एग्जिट लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, एग्जिट। चलो H2 मेरे पास आ गया 407, ठीक है। H1 के लिए एक ट्रिक है, H1 क्या है, Hg, दिए गए टेबल में से मुझे क्या फाइंड करना है, Hg। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 Hg है, क्या करूंगा, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, Hg एट लोअर टेम्परेचर,
क्या करना है, Hg एट लोअर टेम्परेचर। समझ में आ गया, H1 मिल जाएगा ना, H1 H2। तो लोअर टेम्परेचर यानी कौन सा वाला, ये हुआ आपका H1। समझ में आया। तो आपका वर्क डन मिल गया, वर्क डन इज इक्वल टू H2 माइनस H1। क्लियर, H2 ए रहा और H1 ए रहा। क्लियर। ऐसे आप ट्रिक से जाओगे ना, फटाफट 2 मिनट में एग्जांपल खत्म कर दोगे जीटीयू में। तो ये ट्रिक आप याद रखोगे, कौन सा H2 कौन सा H1, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करो कि एग्जिट आए तो H2 और Hg मुझे फाइंड करना है। क्यों मुझे G पॉइंट में, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूं। पीएच में 1 पॉइंट ग्राफ पे आता है और जो पॉइंट ग्राफ में आएगा ना वो डायरेक्ट आपको टेबल में मिल जाएगा। 2 दिया गया हो तो ठीक है, नहीं दिया गया हो तो हमें फाइंड करना होगा, वो डायरेक्ट टेबल में से नहीं मिलेगा। इतना कॉन्सेप्ट कर लो। रेफ्रिजरेशन वाले एग्जांपल में जो पॉइंट ग्राफ पे है ना, यहाँ 1 पॉइंट ग्राफ में है, 3 पॉइंट ग्राफ पे होगा तो वो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा टेबल में से। बट जो पॉइंट ग्राफ पे नहीं है, इधर उधर है, 2 इधर है, 4 इधर है, तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं दिया हो तो आपके क्वेश्चन में टेबल में से नहीं मिलेगा। मैं एक एक चीज जो बोल रहा हूं वो लिख लो। फिर से बोल रहा हूं, जो पॉइंट ग्राफ पे है मुझे डायरेक्ट मिलेगा, जो पॉइंट ग्राफ पे नहीं है, इधर उधर है, तो वो मुझे फाइंड करना होगा। अगर नहीं दिया गया है क्वेश्चन, अगर ये नहीं दिया हो तो मुझे फाइंड करना होगा। उसका है फॉर्मूला H2 इज इक्वल टू HF प्लस Cp HFG जैसा, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट एक बेसिक पहले सीख लो, ठीक है। तो मुझे मिल गया आपका वर्क डन। अब हम सीधा आते हैं 3 वाले पॉइंट पे, और यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वर्क डन मिल गया। अब H3 और H4 के लिए क्या करोगे, H3 और H4 के लिए आप सभी को पता है कि H3 और H4 कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज द थ्रोटलिंग प्रोसेस। मुझे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए H4 चाहिए, H1 तो मुझे मिल गया है। तो H3 और H4 के लिए क्या करना है, HF देखना है। क्यों भाई HF, क्योंकि मैंने पहले बोला ये गैस वाली लाइन है, ये आपका फ्लूइड यानी लिक्विड है यहाँ, तो मुझे ऑब्वियसली HF देखना होगा। आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, तो H3 या H4 आपका सेम होगा, H1 लेंगे, ठीक है। तो आप पूछे जाओगे कि H3 H4 में लिक्विड होगा कि गैस होगा, तो आपको तुरंत बोलना है कि सर ये इस लाइन पे है तो यहाँ फ्लूइड यानी लिक्विड में होगा, ठीक है। यहाँ लिक्विड है L, इसीलिए मैंने यहाँ HF लिखा है। अब यहाँ मेरे पास 2 टेम्परेचर है, -7 और 38, ये लेने का या ये लेने का, इट इज द वेरी कंफ्यूजन। तो यहाँ हाई टेम्परेचर पे लेना है। हाई टेम्परेचर में कैसे याद रखोगे, पहले आपने लोअर लिया तो दूसरा भी लोअर लोगे ना, हायर लेना है, ठीक है। हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर ये है, तो आपके पास मिल गया 238, खत्म, 238 किलो जूल पर केजी। तो मैंने सारी वैल्यू फाइंड कर लिया है। ये आपका H2, ये आपका H1 ये आपका H3 H4। अभी क्या बाकी है, COP फाइंड करना है, कर सकते हो। COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी H1 माइनस H4, और वर्क डन है आपका H2 माइनस H1। बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, वेरी इजी, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली ध्यान रखो कि कौन सा वाला कहां करना है, H1 कौन सा लेना है, H2 कौन सा लेना है, ठीक है। अब सपोज कि हम, ठीक है चलो इतना हुआ। अब सपोज के दूसरे टाइप का एग्जांपल जो 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक का गैस के फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बट कभी कभी क्या दिया गया होगा, मैं एक मेथड सिखा देता हूँ। अगर आपका रेफ्रिजरेंट, अब ध्यान से देखना भाई, 7 मार्क्स का पूछा
गया है। अगर आपका रेफ्रिजरेंट ड्राई एंड सैचुरेटेड हो, एक 7 मार्क्स का एग्जाम्पल है जिसमें रेफ्रिजरेंट आपका ड्राई एंड सैचुरेटेड, मतलब गैस पे नहीं मिलेगा, मुझे बीच में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लंबी सी मेथड है, ठीक है। पहले आप वो वाला प्रैक्टिस करो जो मैंने अभी सिखाया, वो कि डायरेक्ट आपको H2 H1 मिले टेबल में से, वो आप पक्का कर लो, ठीक है। और खास डिप्लोमा 5th सेम और डिग्री वाले 1st सेम इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, तो आप इस पे प्रैक्टिस करना है। और जो बच्चे नए हैं, ठीक है, उनको उनके तक भी शेयर करना है। हमेशा की तरह आप ऐसा कर्म कीजिए कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।